स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा सेमेस्टर 3 के प्रिय छात्र छात्राओं, आज का व्याख्यान कोर्स 7 कोर्स 7 भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित है। विषय है काव्य हेतु। काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन शब्दों के अर्थ एक समान प्रतीत होते हैं, पर इनमें बारीक अंतर होता है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन पर विस्तार से विचार हुआ है। दोनों काव्य के प्रेरक तत्वों या कारणों से संबंधित हैं। प्रयोजन स्पष्ट रूप से काव्य के उद्देश्य से संबंधित है, जबकि हेतु काव्य सृजन की शक्ति, क्षमता या कारण से संबंधित है, जिसके कारण शब्दों का समूह या कोई वाक्य काव्य बन जाता है। क्योंकि यदि केवल शब्दों और वाक्यों से ही काव्य बनते तो जो भी लिखा जाता है या कहा जाता है वह सब कुछ काव्य होता। हम किसी भी काव्य को जब सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसकी भाषा, उसमें वर्णित प्राकृतिक दृश्यों, फूलों के रंग, पंछियों का कलरव, सुबह शाम, धूप, अंधेरा, चांदनी आदि आदि हर चीज़ हमें जानी पहचानी से लगती है। उसमें व्यक्त भावनाएं और मानव तथा प्रकृति और मानव के बीच का संबंध हमें आकर्षित करता है। प्रश्न यह है कि यह आकर्षण काव्य में पैदा कैसे होता है। काव्य हेतु इसी का उत्तर हमें उपलब्ध कराता है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार कवि शिक्षा के अंतर्गत कवि में काव्य निर्माण की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधनों को काव्य हेतु अथवा काव्य के कारण कहा जाता है। काव्य हेतु के बारे में भारतीय काव्य शास्त्रियों ने काफ़ी चिंतन किया है। इसका आरंभ अग्नि पुराण से माना जाता है। अग्नि पुराणकार ने लिखा है, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र च दुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र च दुर्लभा, व्युत्पत्ति दुर्लभा तत्र विवेक तत्र दुर्लभः। अर्थात इस संसार में नरत्व दुर्लभ है और उससे भी दुर्लभ विद्या है। विद्या में भी कवित्व दुर्लभ है और कवित्व में शक्ति अर्थात प्रतिभा दुर्लभ है, व्युत्पत्ति दुर्लभ है और फिर विवेक भी दुर्लभ है। हम देख सकते हैं कि अग्नि पुराणकार ने कवित्व के लिए शक्ति, व्युत्पत्ति और विवेक का उल्लेख किया है। वैसे आचार्य भामा ने सर्वप्रथम काव्य हेतुओं की स्पष्ट रूप से चर्चा करते हुए प्रतिभा को काव्य का प्रमुख कारण बताया। काव्यालंकार में उन्होंने लिखा है, गुरुपदेशाद्योतुम शास्त्रम जड़ाधियोपयलम, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः। अर्थात गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र का अध्ययन कर सकता है, किंतु काव्य का कर्ता कोई प्रतिभावान व्यक्ति ही हो सकता है। जबकि आचार्य दंडी प्रतिभा के अतिरिक्त शास्त्र ज्ञान यानी व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी काव्य का हेतु मानते हैं। काव्यादर्श के प्रथम परिच्छेद में उन्होंने लिखा है, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहुनिर्मलम, अमंदश्चाभियोस्याः कारणम काव्य संपदः। अर्थात आचार्य वामन ने हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। वे लोक, विद्या और प्रकीर्ण को काव्यांग मानते हैं। लोक से उनका अभिप्राय लोक व्यवहार तथा विद्या से शास्त्र का ज्ञान, छंद शास्त्र, कला, नीति शास्त्र आदि से है। जबकि प्रकीर्ण से उनका अभिप्राय काव्य परिचय, काव्य रचना की प्रक्रिया, प्रतिभा और चित्त की एकाग्रता से है। आचार्य रुद्रट काव्य निर्माण के लिए शक्ति अर्थात प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार करते हैं। जबकि आनंदवर्धन प्रतिभा को ही काव्य का मुख्य कारण मानते हैं। उनके अनुसार व्युत्पत्ति की कमी को भी शक्ति ढांक लेती है। यदि कवि सशक्त हो तो वह काव्य रचना में समर्थ होता ही है। काव्य हेतुओं पर विस्तार से चर्चा राजशेखर ने की है।
वे शक्ति और प्रतिभा को अलग मानते हैं तथा शक्ति के क्षेत्र को व्यापक और प्रतिभा के क्षेत्र को शब्द समूहों, विभिन्न अर्थों, अलंकार, तंत्र, उक्ति मार्ग तक सीमित बताते हुए शक्ति को काव्य का हेतु कहा है। दूसरी ओर आचार्य मम्मट भी आचार्य रुद्रट की तरह मानते हैं कि शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास पृथक पृथक काव्य के हेतु नहीं है, बल्कि तीनों मिलकर काव्य के हेतु होते हैं। मम्मट के बाद के आचार्यों अर्थात काव्य शास्त्रियों ने काव्य हेतुओं के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं वे प्रायः पहले के आचार्यों की परिभाषाओं का दोहराव है। वाग्भट, हेमचंद्र, पंडित जगन्नाथ ने प्रतिभा को काव्य का प्रमुख हेतु माना है और व्युत्पत्ति या अभ्यास को प्रतिभा के संस्कार या प्रतिभा के कारणों से जोड़कर देखा है। जबकि हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों पर मम्मट के काव्य हेतु संबंधी विचारों का गहरा असर है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आनंदवर्धन, पंडित जगन्नाथ आदि केवल प्रतिभा को काव्य हेतु मानते हैं और भामह, दंडी, रुद्रट, मम्मट आदि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों का समन्वय करते हुए तीनों को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त राजशेखर ने समाधि को भी काव्य का हेतु माना है। वे मन की एकाग्रता को समाधि कहते हैं, किंतु समाधि अभ्यास से ही जुड़ी हुई स्थिति है, इसलिए प्रायः प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही प्रमुख काव्य हेतु माना जाता है। आगे हम एक एक करके इन तीनों काव्य हेतुओं को समझने का प्रयास करेंगे। पहला है प्रतिभा। काव्य हेतुओं में प्रतिभा का महत्व सर्वोपरि है। काव्य हेतु के संदर्भ में शक्ति और संस्कार को प्रतिभा का ही पर्याय समझा जाता है। जिस व्यक्ति में प्रतिभा होती है वही कविता रच सकता है। भट्टतौत के अनुसार प्रज्ञा नौनमेषशालिनी प्रतिभा मत्ता, प्रज्ञा नौनमेषशालिनी प्रतिभा मता, अर्थात प्रतिभा उस प्रज्ञा को कहते हैं जो नित्य नूतन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। भामह प्रतिभा की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि प्रतिभा किसी किसी को ही प्राप्त हो सकती है। वामन इसे जन्म जन्मांतर से प्राप्त संस्कार मानते हैं जिसके बिना काव्य सृजन संभव नहीं है। यदि उसके बगैर रचना होगी तो वह हास्यास्पद होगी। रुद्रट के अनुसार प्रतिभा एक शक्ति विशेष है। उनके अनुसार मन की एकाग्रावस्था में जिसमें अभिधेय का अनेक रूपों में विस्फुरण होता है और जिसमें अक्लिष्ट पद, जो क्लिष्ट नहीं होते, कठिन नहीं होते, जिसमें अक्लिष्ट पद सूझ पड़ते हैं, वही शक्ति है। जबकि कुंतक पूर्व जन्म तथा वर्तमान जन्म के संस्कार से परिपक्व अद्वितीय दिव्य शक्ति को कवि शक्ति मानते हैं और उसी को प्रतिभा कहते हैं। आचार्य वामन की तरह आचार्य मम्मट ने भी प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग करते हुए इसकी व्याख्या की है कि शक्ति कवित्व का बीज रूप संस्कार विशेष है जिसके बिना काव्य सृजन नहीं होता है, और यदि होता भी है तो वह उपहासास्पद होता है। मतलब जैसे वामन कहते हैं उसी तरह से ये कहते हैं कि बिना प्रतिभा के अगर वो रचा जाएगा, कविता रची जाएगी तो वो उपहासास्पद होगी या हास्यास्पद होगी। वाग्भट ने प्रतिभा की व्याख्या करते हुए लिखा है कि प्रसन्न पदावली नित्य नूतन अर्थों तथा उक्तियों का उद्बोधन करने वाली कवि की स्फुरणशील सर्वतोमुखी बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। हेमचंद्र और पंडित जगन्नाथ भट्टतौत की मान्यता का समर्थन करते हैं। रुद्रट ने प्रतिभा के दो भेद बताए हैं, सहजा और उत्पाद्या। सहजा स्वाभाविक होती है और उत्पाद्या शास्त्र आदि के अध्ययन से उत्पन्न की जाती है। अभिनव गुप्त ने भी प्रतिभा के दो प्रकार बताए हैं, आख्या और उपाख्या। इसमें कवि की प्रतिभा को उन्होंने आख्या तथा समालोचक या सहृदय अर्थात काव्य को ग्रहण करने वाले की प्रतिभा को उपाख्या कहा है। राजशेखर ने कार्यत्री और भावित्री नामक प्रतिभा के दो प्रकार बताए हैं। कवि कर्म की सहयोगिनी तथा कवि का उपकार करने वाली कार्यत्री प्रतिभा कहलाती है, जिसके तीन भेद होते हैं, सहजा, आहार्या और औपदेशिकी। उनके अनुसार जन्मांतर के संस्कारों की अपेक्षा रखने वाली सहजा होती है, वर्तमान जन्म के संस्कारों से उत्पन्न आहार्या तथा मंत्र तंत्र आदि साधनों से उत्पन्न औपदेशिकी होती है। भावित्री प्रतिभा वे उसे कहते हैं जो भावक या समालोचक का उपकार करती है।
यह प्रतिभा कवि के श्रम को सफल बनाती है। हम ये कह सकते हैं कि प्रतिभा वह काव्य हेतु है जो कवि की शक्ति और उसकी कविता की विशिष्टता को सुनिश्चित करती है। वह एक ऐसी विशेष शक्ति होती है जो सामान्य मनुष्यों में नहीं होती। दूसरा काव्य हेतु है व्युत्पत्ति। यह काव्य का दूसरा हेतु है। बहुत सारी चीज़ों और क्षेत्रों के ज्ञान और विद्वता से इसे जोड़कर देखा जाता है। आचार्य रुद्रट के अनुसार छंद, व्याकरण, कला, लोक स्थिति एवं पदार्थ ज्ञान से उत्पन्न उचित अनुचित विवेक का नाम व्युत्पत्ति है। जिनके लिए कविता लिखी जाती है उनके हृदय का ज्ञान भी व्युत्पत्ति के लिए आवश्यक माना जाता है, क्योंकि अगर आपकी कविता श्रोता तक पहुँचे ही नहीं तो वो सफल नहीं मानी जाएगी। कविता लिखने के लिए काव्य परंपराओं का ज्ञान भी व्युत्पत्ति से ही संबंधित है। मतलब आपको कविता जो सुनने वाला है उसके हृदय वो किस चीज़ को ग्रहण कर सकता है उसका भी ज्ञान हो और काव्य परंपराओं का भी ज्ञान हो। किसी भी विषय के वर्णन के लिए उसके बारे में ठीक से जानना जरूरी होता है। आचार्य मम्मट ने व्युत्पत्ति को निपुणता कहा है। उनके अनुसार यह निपुणता संसार के निरीक्षण और काव्य आदि के अध्ययन से प्राप्त होती है। राजशेखर ने व्युत्पत्ति को बहुज्ञता कहा है। बहुज्ञता का मतलब है बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान रखने की शक्ति। यह बहुज्ञता, निपुणता या व्युत्पत्ति कवि यानी कविता की रचना करने वाले के लिए आवश्यक है। इसी से उचित अनुचित का विवेक भी पैदा होता है, जिसे भी राजशेखर व्युत्पत्ति मानते हैं। उन्होंने लिखा है, उचिता अनुचित विवेको व्युत्पत्ति। राजशेखर यह भी कहते हैं कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति समवेत रूप से श्रेष्ठकर हैं। तीसरा और अंतिम हेतु है अभ्यास। यह तीसरा काव्य हेतु है जो काव्य रचना के लिए अभ्यास के महत्व को स्पष्ट करता है। महाकवि वृंद के एक दोहे को आपने सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अर्थात जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी अभ्यास के जरिए ज्ञानवान हो जाता है। जैसे बार बार रस्सी से पानी खींचे जाने पर कुएं की शिला पर उसके निशान पड़ जाते हैं। अभ्यास को काव्य हेतु इसलिए भी माना गया कि केवल प्रतिभा और व्युत्पत्ति ही पर्याप्त नहीं है। एक कुशल कवि को निरंतर काव्य रचना का अभ्यास करना चाहिए। यह एक तरह से प्रथम काव्य हेतु प्रतिभा की सीमाओं की ओर भी संकेत करता है कि यदि अभ्यास न हो तो अच्छी काव्य प्रतिभा भी कुंठित हो सकती है। आचार्य दंडी मानते हैं कि पूर्व वासना जन्य अद्भुत प्रतिभा के न रहने पर भी शास्त्राध्ययन और अभ्यास से वाणी की उपासना करने पर वाणी अवश्य ही अनुग्रह करती है। अतः जो कीर्ति चाहते हैं उन्हें आलस्य का परित्याग कर सरस्वती की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि कवित्व के क्षीण होने पर भी अभ्यासशील व्यक्ति विद्वानों की सभा में विहार करने में समर्थ हो सकते हैं। भामह, वामन, आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त आदि आचार्यों ने भी अभ्यास के महत्व को प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार किया है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भले ही आचार्यों में इन तीनों हेतुओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इसे लेकर मतभेद हो, लेकिन ये तीनों काव्य के अनिवार्य हेतु हैं। ध्यान से देखा जाए तो तीनों एक दूसरे से सर्वथा अलग नहीं है, बल्कि तीनों किसी कवि की सृजनात्मकता के अनिवार्य कारण हैं और तीनों परस्पर आश्रित हैं। जिस तरह केवल मिट्टी से घड़ा नहीं बनाया जा सकता, बल्कि उसके लिए पानी, चाकू, कुम्हार, आग भी आवश्यक होते हैं। उसी तरह केवल प्रतिभा से काव्य का सृजन नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह हम कह सकते हैं कि प्रतिभा न हो तो व्युत्पत्ति और अभ्यास का महत्व नहीं है, और व्युत्पत्ति और अभ्यास के अभाव में प्रतिभा की सार्थकता नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि ये तीनों हेतु काव्य की रचना के लिए अनिवार्य हैं और यही प्रमुख काव्य हेतु हैं।